that the future years had come, dancing to a frenzied drum out of the murderous innocence of the sea. ऐसे में जब इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग कंडीशंस हैं और सब हैं, तो वो क्या बोलते हैं, आगे क्या बोलते हैं जब इतना बड़ा तूफान छाया हुआ है? May she be granted beauty and yet not, beauty to make a stranger's eye distraught, or hers before a looking glass, for such, being made beautiful overmuch, consider beauty a sufficient end, lose natural kindness and maybe the heart revealing intimacy that chooses right and never find a friend. यानी कि वो उसके लिए प्रे करते हैं, एक तरह से उसको समझाना चाहते हैं, जो एक फादर की जो चिंता होती है कि उसको ब्यूटी मिले। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बेटी ब्यूटीफुल ना हो, लेकिन ओवर मच ब्यूटीफुल नहीं, ऐसी ब्यूटी नहीं जो किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। यहाँ वो अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि उनकी जो बिलोवेड थी मॉड गॉन, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन वो पैसे के उसमें या वो सही फैसला शायद नहीं ले पाई, सिर्फ अपने ब्यूटी के नशे में रही कि सही क्या है गलत क्या है, और वो छोड़ के उनको और चली गई। ठीक है, और हर्स बिफोर लुकिंग ग्लास फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच। अभी बताया मैंने आपको, कंसिडर ब्यूटी अ सफिशिएंट एंड लूज नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी। जब हम ब्यूटी की बात करते हैं ना, तो क्या होता है, अगर हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ या बहुत रिच हूँ, इस तरह की बातें अगर हमारे दिमाग में आ जाती है ना, तब क्या होता है, हम हमारी जो नेचुरल जो बिहेवियर है, हम जो नेचुरल जैसे हैं वो चीज़ें हम लोग गंवा देते हैं, और शायद हमें सही गलत का फ़र्क ही नहीं पता पड़ता है। और हम कब क्या कर बैठते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे असली फ्रेंड्स कौन है, हमें समझ ही नहीं पड़ती ना। हम तो अपनी ब्यूटी के नशे में कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो सही है, ये मेरी असली फ्रेंड नहीं है क्योंकि ये मेरी ब्यूटी को प्रेज़ नहीं करती है। तब हमें सही गलत के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता लगता है। द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी दैट चूजेस राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, दैट वी लूज दैट इंटीमेसी। हमें नहीं पता लगती है, हमारा दिमाग शायद काम करना बंद कर देता है। तभी तो आगे वो और क्या बोलते हैं, हेलेन बीइंग चोजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल, व्हाइल दैट ग्रेट क्वीन दैट rose out of the spray, being fatherless, could have her way, yet chose a bandy-legged smith for man. It's certain that fine women eat a crazy salad with their meat, crazy salad, whereby the horn of plenty is undone. अच्छा, अब ये horn of plenty का मतलब है अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी यानी क्रिश्चियंस के उसमें जो गोट के जो सींग होता है ना, गोट का सींग, बकरी का सींग, वो हॉर्न ऑफ गोट, वो उसके आसपास वो फूल और स्टार्स और वो सारी सब चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पे हॉर्न ऑफ प्लेंटी कहलाता है। जैसे अपन लोग यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, उसका सिंबल बनाते हैं ना, ऐसे ही हिंदू माइथोलॉजी में उसको सही मानते हैं, उसको ठीक मानते हैं। तो उसमें वहाँ पर एक ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से हॉर्न ऑफ गोट है ना, फिल्ड विथ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड एवरीथिंग। ऐसे में वो हेलन का आपने भी नाम सुना होगा, हेलन ऑफ ट्रॉय नाम से फिल्म्स भी काफ़ी बनी है, ट्रॉय और सब। हेलन जो थी वो वर्ल्ड की अब तक की सबसे ब्यूटीफुल प्रिंसेस राजकुमारी के रूप में गिनी जाती है। उसकी शादी हुई ग्रीक सिटी स्टेट्स से पहले तो मैं आपको बता दूँ, 2 ग्रीक सिटी स्टेट्स थे, स्पार्टा और ट्रॉय। अब हेलन की शादी हुई स्पार्टा के किंग मेनेलॉस के साथ, लेकिन वो इलोप कर गई यानी भाग गई किसके साथ, ट्रॉय के राजकुमार, ट्रॉय के प्रिंस पेरिस के साथ। उसका नाम पेरिस था। अब क्या हुआ, इस चक्कर में स्पार्टा और पेरिस इनके बीच में 10 साल तक भयंकर झगड़ा हुआ, भयंकर लड़ाई हुई। 10 साल तक अगर वॉर चले कितना डिस्ट्रक्शन हो जाता।
महाभारत की 18 दिन की लड़ाई ने सब सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया था। सोचिए आप, बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ हुआ था। और कितने बोलते हैं कि 150 करोड़ समथिंग, 1.5 करोड़ समथिंग कुछ लोग, मतलब अच्छी बड़ी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी। और बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आज से भी ज़्यादा डेवलप थी वो टाइम में, और बहुत नुकसान हुआ था। तो आप सोचिए 10 साल तक लगातार कोई दो स्टेट्स लड़ते रहे तो डिस्ट्रक्शन कितना हो जाएगा। तो वो अपनी बेटी को बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम डिस्ट्रक्टिव ब्यूटी बनो, किसी की ज़िंदगी में जहर घोलो या केवल डिस्ट्रक्शन फैलाओ, है ना।